थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंटेन एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 21 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? पर्ल नदी किस देश में स्थित है? तो वो कहाँ पे है? चाइना में है। ये पर्ल नदी अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी आपको देखने को मिला। तो ये पर्ल नदी के बारे में ज़रा जानते हैं, ये क्या है। यह तो चाइना से निकलती है, ये कंफर्म। और ये अपना डेल्टा जो है वो कहाँ बनाती है? वो बैंकॉक और मकाऊ के बीचों बीच जो सी है, ठीक है, जो सागर है, वहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है। और इस नदी, ये जो डेल्टा जब बनाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है। कौन सा? पर्ल का डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ ये न्यूज़ में क्यों रही? तो न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे पिंक रंग की डॉल्फिन देखी गई, ठीक है। कहाँ पे? पर्ल नदी में। और इसको, और क्या नाम है इसका पिंक डॉल्फिन का? तो इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन नाम है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है आपका, पर्ल नदी किन दो देशों के बीच में अपनी एस्चुरी बनाती है या फिर डेल्टा बनाती है? तो मकाऊ और कांगो के बीच में। और दूसरा कि विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहीं पर है। कहाँ पे? पर्ल एस्चुरीज के पास में या पर्ल डेल्टा के पास में। और एस्चुरी और एस्चुरी और डेल्टा दो अलग शब्द हैं, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत करिएगा। पर्ल नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। एस्चुरी मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालें, वो क्या है? ये है आपका आयुष्मान सहकार योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तोमर जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? अभी हमने देखा था कृषि मंत्रालय इसके पास है, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो आयुष सहकार योजना जो है वो किसके अंदर डेवलप किया जा रहा है? तो वो नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के एक्ट किया जा रहा है। ये एक्ट जो है वो कब बना था? 1963 में बना था। और ये किसके अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये काम करता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप किया जाए। ये है क्या पॉइंट? कि हींग की खेती शुरू की जा रही है। यह कहाँ शुरू की जा रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली में शुरुआत की जा रही है। क्यों? क्योंकि हींग की जो खेती होती है वो इंडिया में होती ही नहीं है, ठीक है। इसको हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक, बाहर से हम इसको मंगाते हैं। और अगर पूछा जाए कि अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 50% जो हींग का कंज्यूम करना उपभोक्ता कौन है? भारत ही है। और इसे अगर इंपोर्ट करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हींग को एसोफेडा, ये नाम याद रखिएगा, एसोफेडा हींग का इंग्लिश नेम है। अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो अफ़गानिस्तान में होता है 90%, फिर उज्बेकिस्तान में 8% और फिर ईरान में 2%। तो हम सबसे ज़्यादा अगर हींग कहाँ से मंगाते हैं? तो अफ़गानिस्तान से मंगाते हैं। ये सस्ता और आराम से मिल जाता है। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये ना पूछा गया तो हो सकता है ये पूछा जाए कि हींग जो है हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो टैप वाटर से, रूट से होता है, यानी जड़ों से ही होता है, ठीक है। और ये जो हींग है वो कौन सी फैमिली का है? तो फेलुरला फोएटेडा ये प्लांट है। और इससे हमें इसके रूट से रेजिन मिलता है, ठीक है, एक लिक्विड मिलता है रेजिन, जिसको सुखाने के बाद यह हमें प्राप्त होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि हींग कहाँ से प्राप्त होता है? तो टैप रूट से प्राप्त होता है। इसका सबसे ज़्यादा उपभोक्ता कौन है? भारत है।
हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? अफगानिस्तान में। या हींग का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है या सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में। और अभी जो बीज है वो डेवलप कर ली गई है कहाँ पे? तो CSIR द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पर है? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे इसको डेवलप कर लिया गया। तो अब हम वहाँ की खेती में यानी लाहौल वैली में इस प्लांट को लगाया गया है और इसको रिसर्च किया जाएगा। तो कम से कम अभी है, और ये हमें जो रेजिन है ये हम आज को लगाएं, कल परसों 1 महीने के बाद नहीं मिलता, हमें 5 साल बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब 5 साल बाद हमें हींग खाने को मिलेगी जो हम इंडियंस को पसंद है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और जो इसकी इंस्टीट्यूट है वो कितनी है लेबोरेटरी है? तो हमारे देश में 38 लेबोरेटरी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से और क्या इम्पोर्टेंट है? जो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि LPG कनेक्शन 100% देने वाला राज्य कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश। और पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई थी उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया, वो कौन बनाया? तो वो भी हिमाचल प्रदेश बनाया। और यहीं पे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी यहीं शुरुआत की। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या चली? आपका जो अटल टनल यानी रोहतांग टनल का नाम बदल के अटल टनल रख दिया गया, और ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वो क्या है आपकी? ये है इला वेनिल वाल रिवन ने शेख रसेल को इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इनको हरा के इन्होंने जीता। यह किस देश की हैं? तो इला वेनिल कहाँ की हैं? तो ये भारत की हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हराया किसको? जापान की शेख रसेल को हराया। ठीक। और ये इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप जो हुआ वो कहाँ हो रहा था? तो वो बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा था। इसमें टोटल 6 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। ठीक। कौन कौन वो कंट्रीज थी? जापान, इंडोनेशिया, भारत, कोरियन और भूटान और आपका बांग्लादेश। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी हम नज़र डालें। ये है आपका भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक जल एरोड्रम स्थापित करने की बात कही है? तो जल एरोड्रम कहाँ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कितने राज्यों में? तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने राज्यों में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने अपना जल एरोड्रम स्थापित कर रहा है। तो जल एरोड्रम 4 राज्य कौन से हैं? गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी हम गुजरात में ही देख रहे हैं। अभी पहला जो जल एरोड्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात में। अभी गुजरात में ही पहला सी प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसी के अंदर ही पहला सी प्लान प्रोजेक्ट, ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और इसका शुरुआत कब हो जाएगी? 31 अक्टूबर को शुरुआत हो जाएगी। 31 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम यूनियन डे के रूप में मनाते हैं, यानी एकता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और इसी दिन सी प्लान प्रोजेक्ट जो है प्लेन प्रोजेक्ट साबरमती नदी पे शुरू हो जाएगा। वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और पहला कौन बन रहा है? तो गुजरात। ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, का कल्पना चावला अवार्ड किसको दिया गया? तो अभी ISA ने अपना अवार्ड घोषित किया 3 श्रेणियों में। तो एक श्रेणी उसमें थी कल्पना चावला अवार्ड, जो कि आपके नए इनोवेटर्स को दिया गया जो कि सोलर एनर्जीज पे वर्क किए या सोलर उस पे। तो उन्हें एक इंडियन है, वो कौन ही? वो है डॉक्टर भीम सिंह, जो कि IIT दिल्ली के हैं।
और एक यूएई के हैं डॉक्टर आयशा आयशा या नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक भीम सिंह और एक आयशा। आयशा यूएई की है और भीम सिंह कहाँ के हैं, दिल्ली के। तो ये इन्हें कल्पना चावला के अंडर में अवार्ड मिला। दूसरा जो अवार्ड था वो था आपका विश्वेश्वरैया अवार्ड। जो विश्वेश्वरैया अवार्ड था ये किसके लिए दिया गया, ये मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी डेवलप करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी डेवलप की, तो वो 2 कंट्री डेवलप की 2 रीजन में, क्षेत्र में। एक आपके जापान और एक का नीदरलैंड, ठीक। और एक था दूसरा अवार्ड था क्या, दिवाकर अवार्ड। वो 2 इंस्टीट्यूट को दिया गया, एक आपकी आरुषि इंस्टीट्यूट और एक आपकी अर्पणा इंस्टीट्यूट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा 3 अवार्ड्स दिए गए, उनकी श्रेणियों में से कौन सा श्रेणी नहीं है। तो आपको पहले 3 तो पता होने चाहिए, कल्पना, विश्वेश्वरैया और दिवाकर, भले ही आपको ये नाम ना पता हो। और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो कहाँ कहाँ वर्क करती हैं। तो आपको पता है कि हमारे अर्थ को बीचों बीच से जो रेखा बांटती है, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, क्या है, विषुवत रेखा, ठीक। और ऊपर 23.5 डिग्री यानी 32.5 और नीचे 32.5, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में और विषुवत रेखा के बीच में जो कंट्री आती हैं उन्हें सन का मैक्सिमम एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलता है। तो इनका काम क्या है, इन्होंने एक अपना आयोजन बनाया, एक गठन किया, और जिसके अंदर ये कहा गया कि हम उन कंट्रीज़ को सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क करना चाहिए, सोलर सेल्स बनाइए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सन की एनर्जी का उपयोग अपने अलग अलग फील्ड में किया जा सके। तो इसीलिए एक गठबंधन तैयार किया जिसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा गया। इसमें मतलब इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, एक तो भारत को जाता है, इंडिया ने इसको ये मुद्दा उठाया, और दूसरा किसने उठाया, फ्रांस ने, ठीक है। अब तो अगर आप देखोगे मैप में, फ्रांस से ना कर्क रेखा गुजरती है ना मकर रेखा, लेकिन फ्रांस का नाम क्यों आता है, क्योंकि यहीं पे जब क्लाइमेटिक एक्शन का मीटिंग चल रही थी तो फ्रांस में ही चल रही थी, इसी वजह से ये इसको बात उठाया गया क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर, और इंडिया और फ्रांस मिलके इसको इनिशिएटिव को बढ़ाएं। अगर पूछा जाए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडिया में है, हरियाणा गुरुग्राम में, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये इंपॉर्टेंट है। Y20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिया, तो कौन भाग लिया, किरण रिजिजू द्वारा इसे पार्टिसिपेट किया गया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि Y20 खबर में रहा, ये है क्या, तो ये अभी आप जान रहे हो कि G20 की यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्री की मीटिंग हो रही है। कौन होस्ट कर रहा है, तो ये रियाद कहाँ पर है, किसकी कैपिटल है, तो सऊदी अरब की कैपिटल है। तो सऊदी अरब इसको G20 की मीटिंग को होस्ट कर रहा है, तो इसी ने Y20 को भी होस्ट किया। Y का मतलब क्या होता है, यूथ होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो यूथ मीटिंग है ये 10वीं एडिशन की थी। तो अभी किरण रिजिजू जो ने पार्टिसिपेट किया था वो 10वीं Y20 शिखर मीटिंग हुई, समिट हुई, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और सऊदी अरब में कहाँ पे मतलब ये हुआ, तो अल खोबार में हुआ, अल खोबार में Y20 की मीटिंग हुई, ठीक। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भोजन 2020 जो कि एक थाली की लागत की सूचकांक है, मतलब एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कि ये कहा गया कि थाली की लागत यानी जो हमारी थाली होती है उसका कॉस्ट जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया। अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली कि किस देश का जो थाली है वो सबसे
महंगा है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेट कहाँ पे है, तो साउथ सूडान की है। ये पॉइंट याद रखिएगा, साउथ सूडान की जो थाली है वो सबसे ज़्यादा महंगी है और इसमें 36 कंट्री को पार्टिसिपेट किया गया। अगर इंडिया का पोजीशन देखा जाए तो 28 पोजीशन पे इंडिया है। अगर पूछा जाए कि इसकी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका रोम इटली में है। और रोम इटली में किसका हेडक्वार्टर है, तो यह आपका UN की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका रोम इटली में ही है। और एक और रिपोर्ट निकाली, वो क्या थी, वो आपकी UN जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा आपात से प्रभावित रहा, आपदा से यानी डिजास्टर से प्रभावित रहा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहा वो रहा आपका चाइना, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा रहा, USA, और थर्ड नंबर पे आया इंडिया। इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको ज़रा ध्यान में रखिए, वो क्या है, आपकी भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई, तो कहाँ पे किया गया, केरल में किया गया। अभी हमने देखा केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि अपने जो इतने भी पब्लिक स्कूल्स थे वहाँ पे उन्होंने डिजिटली फॉर्म करे, यानी हाईटेक क्लासेस शुरू हो गई हैं 100%। तो वो प्राप्त करने वाला कौन था, केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे आपकी एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, लिटरेसी इंडेक्स, SDG इंडेक्स पे टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वो क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। ये क्या है कि डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो डेनमार्क ओपन जो है वो किसका, बैडमिंटन का है। और इसको कौन जीता है, फीमेल के अगर पूछा जाए तो वो नोजोमी ओकुहारा कहाँ की है, जापान की है। इन्होंने हराया किसको, इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में आ गई, कैरोलिन मारिन को हराया, ठीक है, कैरोलिन मारिन को हराया जो काफ़ी बार चैंपियन हो चुकी हैं ओलंपिक में। और अगर मेल की बात की जाए, यानी फीमेल में, तो जापान की ओकुहारा ने जीता। अगर मेल की बात की जाए तो एडरसन एंटोन सेन ने किसको हराया, रसजम जैमकेर को हराया, ठीक। अगर पूछा जाए कि जो एंटोन सेन थे वो कहाँ के हैं, तो ये आपके डेनमार्क के हैं। अब ये इसको जब इन्होंने डेनमार्क ओपन का जीत लिया तो ये विश्व के सेकंड पोजीशन पे आ गए, बैडमिंटन के प्लेयर बन गए। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष को अपॉइंट किया, तो कौन बने हैं, वो आपके बने हैं राज किरण राय। ये 2020 से 21 तक यानी 1 साल के लिए रहेंगे। अगर पूछा जाए इनके उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार खारा बने हैं। और जो IBS है, ये क्या है, IBS है ना, IBS जो है, सॉरी IBA एसोसिएशन है ना, तो इसका गठन कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें जब बनाया गया था तो 22 मेंबर्स थे, आज इसके 247 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर मुंबई। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष और इसका गठन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या है, वो आपकी है एशिया की चौथी सबसे शक्तिशाली देश कौन है। तो अभी एक रिपोर्ट निकाली गई किसके द्वारा, सिंडेस बेस लॉली इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक इंडेक्स निकाला जिसने कहा कि एशिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली बन जाएगा कौन सा देश, अपना भारत। ये याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।